आज राहत की सांस मरुधरा को मिली है। हिंदुस्तान जिंक की ओर से उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और अजमेर को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट हुए। वितरण कार्यक्रम में सीएम गहलोत भी वीसी से जुड़े। उन्होंने हिंदुस्तान जिंक का शुक्रिया अदा किया, साथ ही कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की और वैक्सीन की कमी पर केंद्र को घेरा। थैंक यू, शुभकामनाएं। कौन की जाति का है, कौन धर्म का व्यक्ति है, कि विचारधारा का है, हमें कोई मतलब नहीं। सामने इंसान है, उसको बचाने का चैलेंज हमारे सामने है और सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर के, उद्यमी मिलकर कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं। जहाँ भी हमें मौका लगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने छोड़ दिया राज्य सरकारों पर 18+ जो है आबादी, उसकी आप जिम्मेदारी लें, आप खरीदें, आप सीधा लगाएं। हमारे पास 3000 करोड़ का भार भी आ गया और राजस्थान में हम लोगों ने इलाज शुरू कर दिए हैं और मैं समझता हूँ कि यह हम कंट्रोल करेंगे, परंतु इसको महामारी घोषित करना पड़ा हम लोगों को। राजस्थान ने सबसे पहले किया, अब 11 राज्य कर चुके हैं, इसको महामारी घोषित कर चुके हैं। तो आज हम लोग संकट में 80% रेवेन्यू हमारी कम होगी राजस्थान का, 80%। इसलिए सीबीडीओसी की चिंता करना लाजमी है। तो ये जो स्थिति बनी है उसके कारण से हम लोग चाहेंगे कि वास्तव में एक्टिविटी ऐसी बढ़े राजस्थान में, कोरोना थोड़ा कम होते ही, कि रेवेन्यू वापस आने लगे और हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को हम लोग मेंटेन करने में और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में तकलीफ नहीं आए। दूसरी लहर का कहर प्रदेश अभी झेल ही रहा है। वहीं मरुधरा में तीसरी लहर के संकेत मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि कई जिलों से बच्चों के संक्रमण के जो आंकड़े आए वो कुछ यही इशारा कर रहे हैं। दूसरी लहर में बेहाल, तीसरी का संकट बाकी। कोरोना काल में बच्चों को बचाना है, देश का भविष्य खतरे में है, बच्चों को वायरस से बचाना है। जी हां, एक्सपर्ट्स पहले ही आशंका जता चुके हैं कि तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। तो क्या बच्चों पर कोरोना कहर की दस्तक हो चुकी है? क्योंकि राजधानी जयपुर के आए आंकड़े तो कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल और मई के महीने में जयपुर में 0 से 10 साल के 3589 और 11 से 20 साल तक के 10,022 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। 1 से 23 मई तक 0 से 10 साल के 1917 बच्चे संक्रमित हुए, तो 11 से 20 साल के 5341 बच्चे पॉजिटिव मिले। अप्रैल में 0 से 10 साल के कुल 1672 बच्चे संक्रमित हुए, तो 11 से 20 साल तक के 4681 बच्चे पॉजिटिव। मार्च महीने में 0 से 10 साल के 59 बच्चे पॉजिटिव मिले, तो 11 से 20 साल के 188 बच्चे संक्रमित हुए। बात करें फरवरी महीने की, तो फरवरी में 0 से 10 साल के 10 बच्चे पॉजिटिव मिले, तो 11 से 20 साल के 36 बच्चे संक्रमित हुए। और जनवरी महीने की बात करें तो जनवरी में 0 से 10 साल के 28 बच्चे पॉजिटिव मिले, तो 11 से 20 साल के 110 बच्चे संक्रमित हुए। जहां जनवरी में केवल अपने पास केवल 28 बच्चे 0 से 10 साल के एज ग्रुप के थे और 11 से 20 साल के एज ग्रुप के 110 बच्चे थे, वही आप आते हैं अप्रैल मई के अंदर कुल संख्या 1610 साल तक की उम्र से कम बच्चे 1672 और 11-20 साल के आयु वर्ग के 4681 हो जाते हैं। और मई में आते आते आज 23 तारीख तक यदि देखें तो 0 से 10 साल तक बच्चे 1917 तक पहुंच गए हैं और 11-20 साल के बच्चे 53 से 41 तक पहुंच गए हैं। तो इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि जिस तरह तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो कहीं अपन बात जहाँ तीसरी लहर की करते हैं, लहर की कोई बात नहीं होती है, हमें बच्चों को संक्रमण बचाना होता है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के बीच राजधानी जयपुर में 21 से लेकर 40 साल तक के लोगों पर कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा
देखने को मिला। इस आयु वर्ग के 60,000 से अधिक लोग इन 2 महीनों में ही पॉजिटिव हुए हैं। अब जब तीसरी लहर की आशंका है, ऐसे में जरूरत है तो पहले से ज्यादा सावधान रहने की। हमें बहुत सावधान रखनी होगी। बच्चों को बाहर जबरदस्त घूमने बाहर नहीं भेजें। अभी उनको मास्क लगा के रखें। जहाँ आवश्यक जाना पड़े तो मास्क लगा के मास्क का उपयोग करें। ऐसी चीजों का सेवन करें जिससे इम्यूनिटी उनकी बनी रहे। किसी भी संक्रमण का ध्यान रखें। ज्यादा एसी या ठंडे पानी का सेवन बच्चों को नहीं कराएं, जिससे कि बार बार इन्फेक्शन या किसी इन्फेक्शन के चक्कर में नहीं आए। कुछ सावधान रखने से हम बच्चों को और युवाओं को रोक सकेंगे इस संक्रमण से। अभी तो दूसरी लहर से ही प्रदेश पूरी तरह उभर नहीं पाया है और अब तीसरी लहर की आहट से हालात और गंभीर हो गए हैं। ऐसे में जरूरत है तीसरी लहर को लेकर एक्शन प्लान बनाने की, ताकि इस लहर से देश के भविष्य को बचाया जा सके। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सुखाड़िया सर्किल स्थित गिरी हॉस्पिटल में दबिश दी। अनाधिकृत रूप से कोरोना संक्रमितों का इलाज हो रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम को गिरी अस्पताल में 4-5 कोरोना का इलाज ले रहे मरीज मिले। साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद हुए। गिरी अस्पताल के संचालक डॉक्टर गिरी ने कहा, यहां भर्ती मरीज कोरोना संक्रमित नहीं है और कार्रवाई का जायजा लिया। संवाददाता अशोक शर्मा ने। श्री गंगानगर में कोरोना संक्रमितों के इलाज में प्रयुक्त ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कालाबाजारी होने के बाद अब एक और नया मामले सामने आया है। श्री गंगानगर के जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने श्री गंगानगर के सुखाड़िया सर्किल स्थित एक निजी हॉस्पिटल को अनऑथराइज तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करते हुए पाया गया है, जहां सीएमएचओ विभाग ने रेड मारी और जहां पर लगभग 7 पेशेंट यहां पर मिले। पूरी कार्रवाई क्या है, हम इस बारे में बात करते हैं। सीएमएचओ गिरधारीलाल मेड़ा बताएंगे। सूचना मिली थी कि कोई चिकित्सालय के अंदर अनधिकृत रूप से कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उसी के तहत हम यहाँ पे जांच करने आए हैं। तो कुछ सिटी स्कोर वाले लोग यहाँ पे भर्ती हैं, उनके रेमडेसिविर इंजेक्शन भी लग रहे थे और बाकी अभी जांच चल रही है। जो भी आगे नियमानुसार जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। कुल आपको कितने पेशेंट मिले और कितने रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिले? रेमडेसिविर के इंजेक्शन हमें 4 मिले और 7 पेशेंट फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भर्ती हैं। ठीक है। अब चूंकि अनऑथराइज्ड है, यहाँ कोविड पेशेंट भी एडमिट हैं, तो अब उनकी सेफ्टी करना, उनका इलाज रखना आपकी प्रायोरिटी है, तो क्या इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा? प्राथमिक रूप से तो जो हमारे मरीज यहाँ पे भर्ती है उनके स्वास्थ्य का हम ध्यान रखते हुए आगामी जो भी राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे और होश का तो मरीजों को यहाँ से शिफ्ट करवाएंगे। मेरे यहाँ बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर है जो पेशेंट का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं था, वायरल निमोनिया के पेशेंट थे, वो ट्रीट कर रहे थे। इन्होंने जबरदस्ती लेवल करने की कोशिश की है कि ये कोरोना के पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन वायरल निमोनिया में लगाया जाता है, जरूरी नहीं है कि वो कोरोना हो और वो डॉक्टर का डिसीजन है। ही वाज गिविंग, इट इज ऑन रिकॉर्ड। ये अच्छे से फार्मा से मंगवाया गया है। कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, कोई काला बाजारी नहीं। मैं दावे से अगर वो अप्रूव कर दे तो मैं धंधा छोड़ दूंगा। तो ये डॉक्टर गिरी हैं जो लगातार कह रहे हैं कि सीएमएचओ विभाग ने यहाँ गलत कार्रवाई करी है। एक भी पेशेंट कोविड इन्फेक्टेड नहीं था। अब ये जांच में मालूम चलेगा कि कितने पेशेंट कोविड इन्फेक्टेड थे या नहीं थे। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। श्रीगंगानगर में 85 केंद्रों पर 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। सीएमएचओ कार्यालय से लगते हुए केंद्र पर ज्यादा भीड़ होने के चलते 2 गज की दूरी का बिल्कुल भी पालन नहीं हुआ। तेज धूप, सरकारी बदइंतजामी के चलते टीका लगवाने आए लोग परेशान दिखे। लाइन में लगे हुए, अभी तक नंबर नहीं आ रहा। धूप इतनी पड़ रही है, कहते डोज खत्म होगी, कब आएगी इसका कोई अभी पता नहीं है। जनता परेशान हो रही है, नहीं आई तो जनता को बोल दे भी नहीं आएगी, डोज घर जाए अपने अपने। अब देखो क्या होता है। नहीं, सूचना तो मैं तो लाइन में लगा, मैं सूचना किसको देता हूँ। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में चलाए जा रहे कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान के तहत श्री गंगानगर जिले में भी आज 85 साइट्स पर 45+ उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। यहाँ पर कोरोना वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं ताकि वो कोरोना से सेफ हो सके, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर सरकारी बद इंतजामी है उससे
ऐसा लग रहा है कि ये लोग वैक्सीन के साथ साथ कोरोना का इन्फेक्शन जरूर लेके जाएंगे। आप ये देखिए किस हद तक लोगों के बीच में भीड़ है। चूंकि लोगों की मजबूरी यह है कि चूंकि धूप का मौसम है, तेज गर्मी है, सरकारी इंतजामों की बात करें तो ठीक है, छाया की व्यवस्था यहाँ की गई है, लेकिन ये छाया की व्यवस्था अपर्याप्त है। आप लोगों का देखिए, इवन कुछ लोग तो हमारे पीछे भी आपको खड़े हुए दिख जाएंगे, क्योंकि खड़े होने के लिए प्रॉपर जगह ही नहीं है। ये हाल है कि जो जानकार लोग हैं उनको पहले बिना पर्ची के भेज रहे हैं, और जो आम आदमी हमारे जैसे बुजुर्ग है उसको यहाँ पे लाइन में लगा रखा है, और डिस्टेंसिंग का कोई फॉलो नहीं कर रहे। किस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। आपने इस चीज की कोई शिकायत की? इनको या फिर कोई नंबर है क्या सर? नंबर इनके एम्प्लॉइज को कहा है मैंने कि साहब ये सिस्टम क्या बना रखा, आप जो जानकार आदमी है उसको तो आप अंदर वैसे भेज रहे हो, और आम आदमी यहाँ पे यानी इस तरह से खड़ा है, तो इस तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया इनसे। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं है। ये देख, अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। राजधानी के जयपुरिया अस्पताल के पोस्ट कोविड वार्ड में कोरोना सर्वाइवर्स को डिप्रेशन से उबारने के प्रयास हो रहे हैं। प्राणायाम से लेकर मेडिटेशन तक बारी बारी से सिखाया जा रहा है, ताकि घर जाने के बाद अंदर से बुरी तरह टूट चुके लोग वापस नॉर्मल लाइफ जी सकें। ऑक्सीजन सिलेंडर से जीवन बचाने का संघर्ष वेंटिलेटर पर जाकर खत्म हुआ है। इस दौरान कईयों ने अपनों को खोया। कोरोना वार्ड से ठीक होकर बाहर निकले तो मानसिक तनाव घर कर दिया। कई कारोबार ठप होने से परेशान है। कई ऐसे हैं जिन्हें परिवार में फिर से एडजस्ट होने की फिक्र है। सुन के आपको लग रहा है कि बात करने से बन जाएगी, तो अपन उससे बात करेंगे। ऐसा कुछ बात नहीं, लग रहा है। गुड़हमलानी विधायक हेमाराम चौधरी का धरना तीसरे दिन आखिरकार समाप्त हुआ है। दरअसल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कद्दावर जाट नेता गुड़हमलानी विधायक ने अपने इस्तीफे के 4 दिन बाद तेल और गैस उत्खनन की 2 कंपनियों के खिलाफ विरोध का बिगुल फूका। हेमाराम चौधरी के साथ कई दौर की वार्ताएं हुई, जिसके बाद उन्होंने धरना खत्म किया। तेल गैस खोज और उत्खनन में लगी कंपनियों और विधायक हेमाराम चौधरी की मांगों पर सहमति जताते हुए गुड़हमलानी सीएचसी में 4 डॉक्टर लगाने समेत 70% स्थानीय को रोजगार देने पर सहमति बनी। तो फिर ये मांग रही जो मौजूदा हॉस्पिटल है उसमें जो भी जरूरतें हैं, डॉक्टर सहित 4 स्पेशलिस्ट और ओटी है, सीसीयू है, वाहन है, ये सारी बातें यहाँ के सीएचसी के प्रभारी को बुलाया है, उनसे चर्चा की है। स्थानीय रोजगार के लेकर की बात होगी, सब यहाँ का लगाएंगे। पहले वो थे बात 30 वाली वो करेंगे यहाँ की स्थानीय कंपनी और वेंडर्स के वगैरह सब की नंबर देना कि इसमें लिखित में दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह है तो उनको दे देंगे। उनसे बात करके ये हमने आपके सामने आपने सुना होगा। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे क्या हुआ जब 10 दिन बाद जिंदा लौटा मुर्दा। कोरोना काल में मौत पर सरकारी तमाशे की एक कहानी देखिए, जिसको मरा समझकर परिजन अंतिम संस्कार कराए थे। 10 दिन से उसके मरने का गम भी मना रहे थे, लेकिन 10 दिन बाद वो मुर्दा जिंदा लौट आया। देखिए राजसमंद में मौत पर सरकारी लापरवाही। 10 दिन बाद वो लौट आया। 10 दिन बाद मौत को हरा आया। 10 दिन बाद यमराज को छका आया है। 10 दिन बाद जिंदा लौट आया मुर्दा। मैं जिंदा हूँ, भूत नहीं। मैं जिंदा हूँ, भूत नहीं। मैं जिंदा हूँ, भूत नहीं। जी हाँ, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा, भला कोई मुर्दा जिंदा कैसे हो सकता है। 10 दिन बाद वो मरकर जिंदा कैसे हो सकता है, जिसका अंतिम संस्कार हो चुका है, जो पंच तत्व में विलीन हो चुका है, वो जिंदा कैसे हो सकता है। तो खुद सुनिए उसी शख्स से कि आखिर जिंदा कैसे लौटा मुर्दा। यार तो मैंने आके देखा तो पहले ये मेरा बच्चा भग गया मेरे को देख के। अच्छा। हाँ, फिर मेरी लुकी आई मेरे पास, मेरे को नीलाया। अच्छा नीला के मेरे को कपड़े पहनाए इसने। तो मैं इसको बोला कि तू रोती क्यों है, क्या मर गए? मैं क्यों, मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, बेटा हूँ।
मुर्दा के जिंदा लौटने की कहानी दिलचस्प है। दरअसल राजसमंद में पुलिस को एक अज्ञात शव मिला। सोशल मीडिया पर उस शव की शिनाख्त के लिए मुहिम चलाई गई। तब ओंकार लाल गाडोलिया लोहार के परिजन शव की शिनाख्त को पहुंचे। हालांकि शिनाख्त के दौरान वो दुविधा में ही रहे, लेकिन पुलिस के भरोसे के बाद शव का अंतिम संस्कार करा दिया। जाके मैं आरके में गया था, इनकी लाश देखी तो सेम शकल उसी की मिली साहब, सेम शकल उसी की मिली। तो मेरे भाइयों ने मैंने मेरे भाइयों को पूछा, भाई दो मेरे भाई साथ थे, उनको पूछा भाई वही है, तो क्या वही है, ठीक है। उनको लेके यहाँ आए भाई दान दस का नहीं, उसको लेके गए, उसका देश बॉडी को लेके आए, फिर उसको जलाना किया साहब। कोई हमने उसके कपड़े लते तो खोले नहीं जो उसकी पूरी पहचान करे। अब क्योंकि हम तो इस बीमारी से डर रहे थे, सब डर रहे थे, तो हाथ तो किसी ने लगाया नहीं। हम 2-3 जने ने मिलके उसको शमशान में लेके गए थे साहब। उनको डेड बॉडी को मैंने देखा तो मैंने इन्फॉर्म किया कि भाई आपकी नज़र में आपका भाई लग रहा है, भाई मेरा हस्बैंड तो नहीं लग रहा है। एक बार मैं निशान देख लूँगी तो मेरे को यूँ लगने लग जाएगा कि भाई मेरा हस्बैंड है, उसकी डेथ हो गई। नहीं निशान पाए तो मैं तो कंसर्न हो गई कि भाई मेरे को नहीं लग रहा है कि भाई वो मर गई। 10 दिन बाद अब उस परिवार से दुखों का बादल छट गया है और परिजन चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। फिर मेरा बेटा नहीं, मेरे पापा ही है। फिर मेरी मम्मी को नहीं, उनको बताया मैंने, पापा आ गए, पापा अगर फिर मम्मी सब होता है फिर रोने लग गए। लेकिन सवाल है कि आखिर ओंकार लाल जिंदा है तो अंतिम संस्कार किसका हुआ? पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? सवाल कई हैं और भी हैं, लेकिन पुलिस के अपने ही तर्क हैं। 10-15 व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे थे और इन्होंने उस शव की अपने भाई के होने की पहचान की थी। उसी शिनाख्ती के आधार पर इनको पीएमओ साहब से भी मिलवाया था, उनसे भी इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे भाई की है, हमें सुपुर्द किया जाए। उस आधार पर इन्होंने एप्लीकेशन भी दी कि हमारा भाई है और हम कोरोना भी चल रहा है तो पीएम वगैरह नहीं कराना चाहते हैं, हमारे इसको भाई के शव को हमें अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द किया जाए। इसे कुदरत का करिश्मा कहें या इंसानी गलती, लेकिन ओंकार लाल के परिवार की खुशियां एक बार फिर से लौट आई है। ओंकार लाल के लौटने के बाद अब गमी का माहौल खुशी में बदल गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस लाश को ओंकार लाल को समझकर अंतिम संस्कार कर दिया गया था, आखिर वो थी किसकी? बिना पोस्टमार्टम और बिना डीएनए सबूत के अब पुलिस कैसे उस लाश की शिनाख्त कर पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अलकेश सनाडी, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। सीकर जिले के गोठड़ा गांव में एक महिला की पिटाई का मामला आया। तस्वीरों में देखिए, एक महिला की पिटाई कर पेड़ से बांध दिया गया। ट्रैक्टर लेकर पहुंचा उसका पति, उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। तस्वीरें देखिए आप, ये चीखें सुनिए। घटना 13 मई की। पीड़ित महिला ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला का कहना है पड़ोसियों ने मामूली विवाद में उसे पीटा, पेड़ से बांधा। जानकारी पर पति ट्रैक्टर लेकर पहुंचा, उसे छुड़ाने की कोशिश की। उसने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की, मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उल्टा विरोधी पक्ष की शिकायत पर केस दर्ज कर कार्रवाई कर पति को गिरफ्तार कर लिया, जो फिलहाल जेल में। अब वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। 13 तारीख ने जा बटे खेत में काम करे तो हमारा मेरे पास भाई आई, इनके नाम भी वो नंदा का केस भाई है। बाहर मैंने बच पकड़ गए, सर लगी ठोक, बच पैया की मम्मी आई सोई नहीं, बाहर बच ठोकी ठाक दोनों जने ले जा, माँ बेटी भी खेड़ी लेगी ले जा। बच वो महेंद्र, तेजपाल, सुनीलाल रे तीनों बटे बेटिया ठोका टाकी करीब बानी बदोनी भाया भी साथ में मारपीट करे। पचर अब भाई फोन करो बस अपना पापा का नहीं। जयपुर की रिजर्व पुलिस लाइन में कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई है। दूसरी लहर में 250 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए। न्यूज़ 18 राजस्थान से एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने खास बातचीत की। कोरोना की दूसरी लहर में फ्रंटलाइन वॉरियर यानी पुलिसकर्मी भी बहुत बड़ी संख्या में पॉजिटिव हो रहे हैं और अब उनके लिए एक कोविड केयर सेंटर की शुरुआत जो है वो हुई है। इस वक्त एडिशनल पुलिस कमिश्नर साहब राहुल प्रकाश जी हमारे साथ हैं। सर, किस प्रकार का ये कोविड केयर सेंटर है और क्या खास चीजें रहेंगी यहाँ पे? ये सबसे बड़ी बात है कि जो मरीज बिल्कुल क्रिटिकल नहीं है, जिसको कि हॉस्पिटल में रखना ही जरूरी नहीं हो, वो बड़े आराम से यहाँ रह सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर तक की व्यवस्था की गई है
अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से वो उसको ऑक्सीजन फ्लो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा तो उसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। उसके अलावा प्रत्येक के लिए अलग अलग किट दिया गया है, अपना वो टेम्परेचर लेता रहेगा, ठीक है, अपना वो पल्स ऑक्सीमीटर उसका है, पल्स लेता रहेगा, उसके साबुन वगैरह उसका बक्सा सारा कुछ अलग है, उसको मास्क अलग से दिया गया है, कूड़ेदान अलग से दिया गया है। कोशिश की गई कि किसी का दूसरे के साथ कोई आपस में लेने देने की जरूरत नहीं पड़े। यहाँ पे फ्री खाना हम दे रहे हैं, जो भी एडमिट हो रहा है उसको, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। और अच्छा खाना, जैसे कि 2 फ्रूट्स दिए जा रहे हैं उसको और जूसेस दिए जा रहे हैं उसको। उसके जो परिजन आ रहे हैं उसका ध्यान रखने के लिए एक परिजन यहाँ पे हमने अलाउ कर रखा है, उसको भी फ्री खाना दे रहे हैं और उसको भी उसी स्तर का खाना दे रहे हैं। जो अंडे खाता है उसको अंडे भी दे रहे हैं, जिससे कि उनकी जो भी प्रोटीन की आवश्यकता है वो पूरी रहे। सर कितने बेड का है और पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग अलग व्यवस्था? टोटल 30 बेड के लिए पुरुष की व्यवस्था की गई है और 10 बेड के लिए महिला कर्मियों की व्यवस्था की गई है। शुरू में जब 1 महीने पहले हमने शुरू किया था तो केवल एक ही हमारे पास था, तो वहां पे ही दोनों का ही था, लेकिन ये बात लग रही थी कि एक साथ रखना उचित भी नहीं होगा और थोड़ा मुश्किल भी पैदा कर सकता है, तो ये दूसरी व्यवस्था शुरू की गई जिसमें महिला कार्मिकों को हम लोग रख सकते हैं। सर कितने पुलिसकर्मी जो दूसरी लहर में पॉजिटिव हुए हैं और अब किस प्रकार की स्थिति है? पुलिस कार्मिकों के साथ सबसे अच्छी बात ये रही कि एज ए फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पे उनको टीकाकरण किया जा चुका था और हमारे यहाँ लगभग 90 से ज्यादा प्रतिशत में टीकाकरण किया जा चुका था पुलिस कार्मिकों का। तो एक तो बहुत कम पॉजिटिव हुए और टोटल अभी तक लगभग 250 के आसपास की संख्या पहुंची है, जिसमें से 130 के आसपास ठीक भी हो चुके हैं। जो बीमार भी हुए, पॉजिटिव भी हुए, उनकी भी स्थिति ऐसी रही कि वो बहुत ज्यादा उनको मेडिकल केयर की आवश्यकता नहीं पड़ी। कुछ एक केसेस में ऐसा था जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा और उनको विशेष चिकित्सा की आवश्यकता पड़ी। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।